हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विदांग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2011 के पेपर की। फ्रेंड्स, अपनी इस सीरीज़ में हम 2009 से 2019 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान किसकी खेती नहीं करते थे? किसकी खेती नहीं करते थे? मक्का की खेती नहीं करते थे। फ्रेंड्स, मक्का की खेती 15वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे, यानी कि समकालीन थे? किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के, यानी कि ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग शासक पुष्यमित्र के समकालीन थे। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित थे। पुष्यमित्र के राजपुरोहित पतंजलि का नाम संस्कृत व्याकरण में पाणिनि के बाद द्वितीय स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस स्थान पर हुआ था वह स्थान कौन सा था? मल्य। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्य राज्य में हुआ था। मल्य राज्य जिसकी राजधानी क्या थी? कुशीनगर थी। मल्य राज्य की राजधानी कुशीनगर थी। वहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में, यानी कि ऑप्शन बी सही है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी श्रावस्ती में ही थे, जो तत्कालीन समय में कौशल राज्य की राजधानी है। ठीक है, कौशल राज्य की राजधानी थी, उस समय कौशल राज्य की राजधानी थी। श्रावस्ती में बुद्ध ने 21 वर्षकाल व्यतीत किया था। यहीं पर उन्होंने अंगुलीमाल नामक डाकू को सुधार कर उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अगला क्वेश्चन है कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, वो कौन राजकुमार था? अजातशत्रु। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासन प्राप्त किया था। इसको एक अन्य नाम से भी जानते थे, किस नाम से? कृणिक नाम से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे वह कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। फ्रेंड, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासक श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जबकि रजत सिक्के जारी करने का प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते थे, जिसने गुप्त काल में रुपयक यानी कि रूपक नामक सिक्का जारी किया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, सही है। शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। और गुप्त सन 319 में आरंभ हुआ था। गुप्त काल सन 319 ईस्वी में आरंभ हुआ था। भारत में मुसलमान शासन के युग 1192 में शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चारों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? वो कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सन 1192 में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत में आए थे और बाद में इन्होंने चिश्ती परंपरा की नींव डाली। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर में बसने का विरोध पृथ्वीराज तृतीय तथा कुछ अन्य धार्मिक गुरुओं ने किया था, लेकिन ख्वाजा साहब के प्रभाव से सभी शांत हो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। चलिए फ्रेंड, व्याख्या देख लेते हैं कि सिकंदर लोधी ने 1504 में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1506 में सिकंदर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। 1506 में सिकंदर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जबकि जौनपुर अटाला मस्जिद सुमेलित है। और मालवा जहाज महल सुमेलित है, जबकि गुलबर्गा जामा मस्जिद सुमेलित है। यानी कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? वह कौन सा सुल्तान था? फिरोज तुगलक ने। ठीक है, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाए जाने का उद्देश्य अपने मजहबी उत्साह और इस्लाम धर्म के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन था। फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली के ब्राह्मणों पर लगाए गए कर को दिल्ली के नागरिकों द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? वो कौन थे? जय सिंह।
व्याख्या देख लेते हैं कि 1665 में शिवाजी ने जयसिंह नामक मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि ये जो संधि हुई थी, पुरंदर की संधि किस किसके बीच हुई थी? शिवाजी के और जयसिंह के बीच में। ठीक है, पुरंदर की संधि के फलस्वरूप शिवाजी अपने 4 लाख हूण वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े तथा बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का भी वचन देना पड़ा था। निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? वो कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राजाओं से संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने का उद्देश्य से अरब, कुस्तुतुनिया अथवा वर्साय, काबुल और मॉरिशस में दूतावासों की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का। फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के नेता तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ग्वालियर के पतन के बाद अप्रैल 1859 में नेपाल चले गए थे, जहां पर एक जमींदार मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिए गए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन, यानी कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, यानी कि ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देख लेते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। बंगाल विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम गीत गाया गया और एक दूसरे को राखी बांधी थी इस समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये वक्तव्य संबंधित है किससे? जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये कथन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेहरू जी ने सर्वप्रथम बांकीपुर के अधिवेशन में, किसके अधिवेशन में? बांकीपुर के अधिवेशन में एक कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। आर्थिक क्षेत्र में नेहरू समाजवादी थे और उन्होंने आर्थिक आवश्यकता पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? किसने किया था? दामोदर विनायक सावरकर ने, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने, BD सावरकर ने। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई, जिसका महाराष्ट्र की क्रांतिकारी संघों में प्रथम स्थान था। अभिनव भारत की कई शाखाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रांत के कई इलाकों में सक्रिय थीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? वो कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे और शेष 3 अन्य क्रांतिकारी कौन थे? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल। इनको फांसी दे दी गई। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसी संस्था के लोगों ने 1925 में काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया था। ठीक है, 1925 में। 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? किसने लिया था? BR अम्बेडकर ने। अम्बेडकर के अतिरिक्त मदन मोहन मालवीय ने स्वयं के खर्च पर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। यानी कि स्वयं के खर्च पर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। कहाँ पर शुरू किया था? चंपारण में। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण में किया था। चंपारण आंदोलन के समय ही पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को कब दी थी? चंपारण सत्याग्रह के उपरांत। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था कहाँ पर? बेलगांव में।
फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव में संपन्न हुआ था, जिसे महात्मा गांधी ने संबोधित किया था, और 1924 में संपन्न इसी एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। कालांतर में जेल की दीवार को फांदकर जयप्रकाश नारायण फरार हो गए तथा आंदोलन में भूमिगत होकर आज़ाद दस्ता का गठन किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में लाया गया, और इसके बाद अगर हम देखें मंत्रिमंडल मिशन की योजना जो है वो 1946 में लाई गई, और क्रिप्स मिशन की योजना कब लाई गई? 1942 में, जबकि बेवेल योजना 1945 में लाई गई। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? वो कौन थे? CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास। व्याख्या देख लेते हैं कि CR दास ने 1920 के नागपुर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न कांग्रेस के अधिवेशन में जिस असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया गया था, उसी असहयोग प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस अधिवेशन में CR दास द्वारा समर्थन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है? फ्रैंक मोरेस जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी। ऑप्शन सी सही है। व्याख्या देख लेते हैं कि फ्रैंक मोरे जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी से सुमेलित हैं, जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना इंडिया विंस फ्रीडम है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना इंडिया विंस फ्रीडम है, और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक है, जबकि इंडिया डिवाइडेड जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित पुस्तक है, जबकि दुर्गादास इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर है। दुर्गादास द्वारा लिखित इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एरी डेट्रॉइट से संबंधित है, मिचिगन गैरी से संबंधित है, ओंटारियो जो है हैमिल्टन से संबंधित है, सुपीरियर जो है डुलूथ से संबंधित है। ऑप्शन कौन सा सही है? डी। अगला क्वेश्चन, भारत में कोयला 2008-9 के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं। कोयला उत्पादक 2008-9 में सबसे बड़े दो कौन थे? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत में कोयला उत्पादन के दो बड़े राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा अगर हम देखें, सबसे पहले हम रखते हैं एक को आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए सही है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम रखते हैं किसको? छत्तीसगढ़ को। उसके बाद हम रखते हैं उड़ीसा को। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? चीन से। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची के सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। हैमिल्टन कनाडा से, हैमिल्टन जो है कनाडा में, वर्किंघम जो है यूनाइटेड किंगडम में, और एसन जो है जर्मनी में, अनसान चीन में स्थित है। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयली गुजरात में, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं है, जबकि ये कहाँ पर है? नागपट्टिनम है तमिलनाडु में। ठीक है, नागपट्टिनम तमिलनाडु में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। और नुमालीगढ़ असम में, मनाली तमिलनाडु में। यानी कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? वो है बी, नागपट्टिनम कहाँ है? तमिलनाडु में। जनसंख्या से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? गाजियाबाद में। फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। यहाँ पर साक्षरता दर 85% है। श्रावस्ती की साक्षरता दर 49.13 के साथ अंतिम स्थान पर है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर 80.12% के साथ
सर्वाधिक साक्षर जनपद है व सबसे कम साक्षर श्रावस्ती 46.74% है। निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसकी दशकीय वृद्धि 18.4% है। ठीक है फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर जो है विकल्प सी सही नहीं है। इसकी दशकीय वृद्धि 18.4% के स्थान पर 20.09% है, यानी कि इसकी दशकीय वृद्धि कितनी है? 20.09% है। ध्यातव्य हो कि उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 16.49% निवास करता है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना निवास करता है? 16.49%। ठीक है, 49% निवास करता है। यहाँ पर 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या लगभग 2,97,28,235 है, जो देश में सबसे अधिक है। जहाँ तक लिंगानुपात का प्रश्न है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 908 है। अंतिम आंकड़ों में लिंगानुपात 912 हो गया है तथा 2001 और 2011 के दौरान प्रदेश के जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है 20.22% रही, जो कि राष्ट्रीय औसत वृद्धि से 17.7% से अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है? कहाँ पर सर्वाधिक है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? कौन सा देश है? कतर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर हम देखें, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद लखनऊ है। तो हमारा इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही होगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? दमन एवं दीव में। अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? किसमें? बिहार ने। फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.4% है, जिसमें 82.14% पुरुष तथा 65.46% महिलाओं की साक्षरता दर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद द्वितीय जनसंख्या वाला जो है राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, के बाद आंध्र प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सत्य है? सही उत्तर के चयन के लिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। लक्षद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। सही है। चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। गलत। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सही है। दादरा एवं नागर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई जाती है। बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? संसद को संबोधित करने का अधिकार भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है। फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से यहाँ पर देखते हैं कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होता है, किंतु वह वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, वह संसद का सदस्य भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सी, यानी कि ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सी कथन जो है वो गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक का भी सदस्य हो सकता है। मंत्रिमंडल का जो सदस्य होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक का भी सदस्य हो सकता है, और दोनों सदनों का सदस्य ना होने पर भी कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, बशर्ते उसे 6 माह के भीतर पद धारण करने के पश्चात दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसका मंत्री पद जो है अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त देता है?
तो कौन सा है अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने का अधिकार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया कौन से आम चुनाव में? 1889 के आम चुनाव में, 1989 के आम चुनाव में। फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग 1989 के आम चुनाव में किया गया। मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः 15 व 20 दिसंबर 1998, 15 व 20 दिसंबर 1988 को इस अधिनियम को पारित किया। ठीक है, पारित किया। इस संदर्भ में राष्ट्रपति की अनुमति 28 मार्च 1989 को मिली और ये उसी दिन लागू हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? उपकर है। फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष विभिन्न करों जैसे कि आयकर, सीमा शुल्क तथा उत्पाद कर पर 3% उपकर लगाया जाता है। ये धन देश के आधारभूत ढांचे में सुधार लाने के लिए लगाया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए धन का आवंटन उपकर से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली कब मिली? 1993 में। अगला क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? तो कौन भिन्न है? कंपनी का ऋण पत्र। संघ सरकार के 2011-12 के बजट में किसान के लिए बैंक ऋण के समय अनुसार भुगतान पर प्रभावी ब्याज दर है कितनी है? 4%। अगला क्वेश्चन है कि मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य वो है कौन सा है? केरल। अगला क्वेश्चन है कि साख पत्र LC दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मोड वेट संबंधित है मोड वेट जो संबंधित है मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय रिजर्व बैंक। फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था। देश में किसी वस्तु के आयात हेतु विदेशी विनिमय का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो कौन कौन से संगठन है? ECGC और MMTC और STC, ये तीनों संगठन जो हैं संवर्धन करते हैं व्यापार का। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है इंडेंट से। आयात की प्रक्रिया किससे आरंभ होती है? इंडेंट से। फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं कि आयात की प्रक्रिया शुरुआत इंडेंट से होती है। आयातक द्वारा सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के पास आयात हेतु अभीष्ट विदेशी विनिमय हेतु प्रार्थना पत्र देता है। विदेशी विनिमय पत्र की स्वीकृति के उपरांत आयातक इंडेंट के द्वारा निर्यात को आपूर्ति हेतु अज्ञाप्ति करता है जिससे आयात की प्रक्रिया पूरी होती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने फरवरी 2011 में स्वतंत्र व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया। किससे किया? जापान से। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल में भारत ने विस्तृत आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। किससे? मलेशिया से। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं ये पहले पार्ट को। फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हम देखेंगे लगभग 63 से आगे के क्वेश्चनों को। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।